नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, तीसरी बार सत्ता पर काबिज एनडीए सरकार अब पुराने ढर्रे पर ही चलती हुई दिखाई दे रही है। मंत्रालयों के बंटवारे से लेकर स्पीकर का चुनाव और राष्ट्रपति के अभिभाषण तक एनडीए को जो लीड कर रहे हैं यानी नरेंद्र मोदी का एजेंडा और मोदी की प्राथमिकताएं हर जगह नजर आ रही है। लेकिन मोदी के लिए दिक्कत यह है कि अब विपक्ष पहले की तरह नहीं है। इस बार विपक्ष पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा दमदार है और संसद में जब भी बहसें होंगी विपक्ष का दम देखने को मिलेगा, यह भी तय है। कल स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरह जबरदस्ती इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का जिक्र किया और आज राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र किया गया हुआ, कह लें, उससे समझ आ गया कि यह सरकार इसी तरह कांग्रेस को घेरने वाले मुद्दे इतिहास से निकालती रहेगी। लेकिन विपक्ष इतिहास में न जाकर वर्तमान के मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरता आ रहा है। आज इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की एक बड़ी बैठक भी हुई है, जिसमें अब विपक्ष की भावी रणनीति पर विचार हुआ है और यह तय हुआ है कि विपक्ष नीट मामले को यूं ही जाने नहीं देगा। जी हां, बिल्कुल, नीट का मामला एक बहुत बड़ा मामला है। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एनटीए के दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया है और वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इधर राहुल गांधी ने आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है और आपातकाल की निंदा के प्रस्ताव पर अपनी नाखुशी जाहिर की है और कहा है कि स्पीकर को ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था और इससे बचना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह हम सब के लिए आश्चर्यजनक है कि किस तरह से अध्यक्ष ने यानी कि ओम बिरला ने इस मुद्दे यानी आपातकाल को बताया और ये जिस ढंग से उन्होंने बताया ये गलत था। इससे पहले आपातकाल की निंदा के प्रस्ताव पर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज जो कुछ भी किया है वो सिर्फ दिखावा है। उस समय यानी आपातकाल के समय सिर्फ वे ही जेल में नहीं गए थे बल्कि समाजवादी पार्टी और अन्य नेताओं ने भी उस समय को देखा। हम कब तक अतीत की तरफ यानी अतीत की ओर देखते रहेंगे? क्या बीजेपी लोकतंत्र रक्षक सेनानी को दिया जाने वाला भत्ता बढ़ाएगी? यह सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी है। आइए जरा सुन लेते हैं। राष्ट्रपति का आज अभिभाषण था, आप सब जानते हैं, और उस अभिभाषण के बाद भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा अखिलेश यादव को। जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में, और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगाने के लिए क्या दिक्कत है? यह सरकार का भाषण था और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में, और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है। कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सरकार का? और बाकी बातें हम लोग सदन में कहेंगे। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव जो बातें रख रहे हैं, जिसमें गरीबों की बात, किसानों की बात, उन तमाम वंचित समाज के लोगों की बात यहां कर रहे हैं, जिस पीडीए का जिक्र करके इन्होंने चुनाव लड़ा था उसका जिक्र यहां कर रहे हैं अखिलेश यादव। विपक्षी नेताओं ने दोस्तों जिस तरह एक साथ एक मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाई है, उसे बीजेपी ज्यादा वक्त तक अनसुना नहीं कर पाएगी। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखकर
मोदी को बता दिया है कि उसकी सरकार कितने पानी में है और जिसे वे स्पष्ट बहुमत कहते हैं उसकी हकीकत क्या है। आइए जरा इस ट्वीट को देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस ट्वीट में लिख क्या रहे हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले लिखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा, देखिए पहली लाइन, मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जनादेश उनके खिलाफ था क्योंकि देश की जनता ने 400 पार या उनके नारे को ठुकराया और भाजपा को 272 के आंकड़े से दूर रखा। मोदी जी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि देश की जनता ने बदलाव मांगा था। मैं राज्यसभा में अपने भाषण में विस्तृत प्रतिक्रिया दूंगा, पर प्रथम दृष्टया मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, जिसमें पहली बात इन्होंने कही है, नीट घोटाले में लीपा पोती नहीं चलेगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपनी बातें रखी हैं उसमें इन्होंने लिखा है कि पूरे भारत में देश के समक्ष 5 मुख्य मुद्दों पर एक बार भी जिक्र नहीं हुआ है। हालांकि इस ट्वीट में अभी आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो 5 मुद्दे जिसका जिक्र करना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वो पहला उसमें से है कमर तोड़ महंगाई, दूसरा मुद्दा है मणिपुर की हिंसा, तीसरा मुद्दा भीषण रेल दुर्घटना और ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, और चौथा मुद्दा है जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले, और पांचवा मुद्दा है दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर भाजपा शासित राज्यों में बढ़ते अत्याचार। ये 5 मुद्दे जिसका जिक्र करेंगे जब भाषण देंगे इसी तमाम अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में। इस बार संसद में संविधान को लेकर भी विपक्ष के तेवर से बीजेपी घिरी हुई है। आप जान रहे हैं कि लगातार संसद में तमाम जितने भी विपक्षी दल के सांसद आ रहे थे वह हाथ में संविधान लिए हुए, और संविधान में से भी इस संविधान की प्रति, खासकर ये देखिए इस संविधान की प्रति जो राहुल गांधी लगातार लेकर चलते हैं, इस संविधान की प्रति खासकर लेकर के तमाम नेता जो हैं वो सदन में शपथ ले रहे थे। लेकिन आज जब इसी संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेने के लिए आए शशि थरूर, तो शशि थरूर ने, ये देखिए यही संविधान है शशि थरूर के हाथ में भी, और शशि थरूर ने जब जय संविधान कहा तो यहां उसके बाद टोक दिया ओम बिरला ने, जिस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वो तो जय संविधान कह रहे, एक कॉपी इनको भी दो, इस ढंग से कोई बात उन्होंने कही तो इस पर नाराजगी जताई है। और क्या कुछ कहा है, क्या नोक-झोंक हुआ यहां पर हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं, पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद सीधा इसी पर प्रतिक्रिया आई है प्रियंका गांधी की। उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले देखते हैं कि क्या नोक-झोंक और क्या हुआ था, उसको पहले सुन लेते हैं। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो एक अलग तेवर में यहां दिखाई दे रहे हैं कल से, जब से ये उस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं ओम बिरला साहब, तब से, क्योंकि सेकंड पारी है तो ये चलो बैठो, एक प्रिंसिपल की भूमिका, प्रिंसिपल साहब भी चलिए बैठिए कहते हैं, स्कूल के टीचर की भूमिका में नजर आ रहे हैं ओम बिरला, ये साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ओम बिरला ने जब शशि थरूर को जय संविधान बोलने पर टोका और दीपेंद्र हुड्डा ने उस पर आपत्ति जताई तो उन्हें भी फटकार दिया कि चलो बैठो। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। यह ट्वीट किया है कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता। संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनावों के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर
सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या अब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां पर कह रही हैं प्रियंका गांधी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर विपक्ष का यह नया अंदाज मोदी सरकार को बार बार कमजोर दिखा रहा है। और इस बीच इंडिया गठबंधन ने बैठक करके जो भी रणनीति बनाई है, जो भी सीक्रेट तैयारी की है, वो बीजेपी पर भारी पड़ेगी, ये तय मानिए। लेकिन इस बीजेपी के कल से, क्योंकि कल से अब आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, उस अभिभाषण पर कल से बहस शुरू होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 21 घंटे का समय लोकसभा में दिया गया है और उसमें से 8 घंटा अभी से दे दिया गया है सत्ता पक्ष को, खासकर बीजेपी को। इस पर आज एक जबरदस्त बैठक हुई, तो इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद थे और ये बैठक लेकिन इस बैठक के बाद बाहर निकलकर जयराम रमेश ने जो कुछ बताया है, आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। पहले सुनिए जयराम रमेश को। पूरी इंडिया ब्लॉक के जो फ्लोर लीडर्स थे, सारे बड़े नेता, 4 दिन बाकी हैं। अभी 4 दिन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा होगी, डिबेट होगा, उस पर क्या मुद्दे होंगे, हमारी रणनीति क्या होगी उसको लेकर, और बड़े बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। देखिए कल संसद में क्या होता है, देखते रहिए। सर, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया गया। नहीं, ये सब देखिए, ये सब हमें भी मौका मिलेगा जब हमारे नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के नेता बात करेंगे, चर्चा में भाग लेंगे। अभी कल क्या होगा देखते रहिए। हमें आज सभी मुद्दों पर बात हुई है, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, और जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का भाषण हुआ है, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। 21 घंटे का समय दिया गया है जो राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में भी, लोकसभा में अभी उसमें कोई समय। तो राष्ट्रपति का आज अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति ने भी, ओम बिरला ने तो इमरजेंसी का जिक्र किया ही था, आज राष्ट्रपति ने भी इमरजेंसी का जिक्र करके यह बता दिया कि यह सरकार उसी ढंग से चलेगी जिस ढंग से पिछली 2 सरकारें चली हैं। लेकिन क्या यहां पिछली दो सरकारें जिस ढंग से चली हैं, उस समय का विपक्ष और आज के विपक्ष में अंतर नहीं है, फर्क नहीं है? क्या यहां पर सत्ता पक्ष इस मजबूती को कमजोरी मान रहा है? यानी विपक्ष जो मजबूत होकर आया है उसे विपक्ष की कमजोरी, या वही मान रहा है जिस ढंग का विपक्ष 2014 से 19 और 19 से 2024 तक का विपक्ष था, वैसा ही विपक्ष इस वक्त भी है? अगर ऐसा है तो जरा राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 प्रमुख बातें आपके सामने लाना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। उन 10 प्रमुख बातों को अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण, 10 बातें और 10 सवाल। पहली बात, सेना को मजबूत बनाने का दावा, जरा नीचे का हटा लीजिए ब्रेकिंग न्यूज। हां, सेना को मजबूत बनाने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन अग्निवीर पर चुप्पी साध गई। यह सवाल है कि अग्निवीर पर चुप्पी क्यों? आइए दूसरे नंबर पे आते हैं। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की बात तो करती हैं राष्ट्रपति महोदया, लेकिन एमएसपी कानून पर चुप्पी साध जाती हैं। तीसरे नंबर पर आइए, पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने का वादा करती हैं, लेकिन नीट पर खामोशी छा जाती है, नीट पर कुछ नहीं कहती हैं राष्ट्रपति महोदया। चौथे नंबर पर देखिए, जीडीपी में तेजी और विकास की गारंटी की बात कहती हैं, लेकिन गरीबी और महंगाई पर खामोश हो जाती हैं राष्ट्रपति महोदया। चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की बात तो करती हैं, लेकिन सरकार में घट रही हिस्सेदारी की बात नहीं करती हैं। ये 5वें नंबर पे आई। 6वें नंबर पे आइए, चुनाव आयोग का आभार तो जताती हैं कि इतना बड़ा चुनाव करवा दिया, लेकिन ईवीएम के सवाल पर चुप्पी साध जाती हैं राष्ट्रपति महोदया। उसके बाद 7वें नंबर पर पूर्वोत्तर, बहुत प्रमुख, पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति की बात कर रही हैं, शांति बहाली हमने की है, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं करती हैं राष्ट्रपति महोदया अपने अभिभाषण में। 8वें नंबर पर 1975 की इमरजेंसी को याद तो करती हैं, लेकिन मोदी राज में विपक्ष के सवालों से कन्नी काट जाती हैं राष्ट्रपति महोदया। और 9वें नंबर पर आइए तो मुफ्त राशन योजना की बात तो करती हैं राष्ट्रपति महोदया, लेकिन गरीबों की बढ़ती संख्या पर चुप्पी क्यों साध गई, यहां पर इसका जिक्र क्यों नहीं किया। और उसके बाद 10वां नंबर,
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम, ये बात कहती हैं। लेकिन 90% स्टार्टअप सिस्टम जो अभी तक आए थे, 100%, अगर 100 बने तो 90 फेल क्यों हो गए? इस पर चुप्पी क्यों साध गई राष्ट्रपति महोदया? ऐसी तमाम बातें हैं जिस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे आज के इस अभिभाषण पे, और जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे जयराम रमेश, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, उसमें बहुत सारी बातें हुई होंगी और उन बातों का जिक्र अब धीरे धीरे आएगा जब पटल पे यानी कि संसद भवन में, दोनों सदनों में जब इस पर चर्चा होगी। खैर, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा और चलें और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिहार से लेकर दोस्तों महाराष्ट्र तक एनडीए में दरार की खबरें आ रही हैं, फूट की खबरें आ रही हैं, तकरार की खबरें आ गई हैं सामने, आप सब जानते हैं। और बताया यह जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं और उधर अजीत पवार एनडीए से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में क्या मोदी एनडीए को बचा पाएंगे और अपनी सत्ता संभाल पाएंगे? बिहार को लेकर बवाल मचा हुआ है। बिहार में एनडीए में फूट की खबर, उधर महाराष्ट्र में एनडीए में फूट की खबर, और यह होगी, यह तय मानिए। और इन सब के बीच इंडिया की सीक्रेट तैयारी और सदन में पड़ेगी भारी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, कल से लेकर आज तक चर्चा इर्द गिर्द होती रही, लेकिन यह जरूर बताने की कोशिश कि हम चलेंगे उसी राह पे जिस राह पे अभी तक चलते आए हैं। कैसे देखते हैं कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम को? और उधर ओम बिरला साहब तो बिल्कुल स्कूल के हेडमास्टर की तरह बिहेव करने लगे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को सीधा डांट दिया, चलो बैठ जाओ। कल भी उन्होंने किसी को ऐसे ही डांट दिया था, चलो बैठो चुप। लेकिन मुझे क्या सदन ऐसे ही? मुझे तो वो स्कूल के हेडमास्टर से ज्यादा वो जो रैगिंग करने वाले सीनियर होते हैं वो ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी, उनका जो डांटना था, वो डांटने में सलाह नहीं थी, सिखाने की बात नहीं थी, बल्कि कहीं प्रताड़ना थी। सीधे तौर पर मनोबल तोड़ने की भावना दिखाई पड़ रही थी। और ओम बिरला वही है जिन्होंने 100 से ज्यादा सांसदों का निलंबन किया था, जिनके हाथ में स्विच रहता है कि कब कोई बोलेगा, कब नहीं बोलेगा, कब किसकी आवाज जानी है, कब नहीं जाने देनी है। तो लोकतंत्र के वो रक्षक के तौर पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र के भक्षक के तौर पर अपने पिछले कार्यकाल में ओम बिरला पहचाने गए हैं इस देश में। और यही वजह है कि उनको लेकर के पूरे देश में लोग आशंकित थे और कई बार ये उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश और नायडू कोई फैसला लेंगे, कम से कम वो एनडीए सरकार में रहते हुए ओम बिरला के नाम पर आपत्ति दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया है कि वो किसी भी तरह से जो मनमानी उनकी चल रही थी वो उसी पर कायम है। उन्होंने सारे मंत्रालय, जो बड़े मंत्रालय थे, वो अपने पास ही नहीं रखे, बल्कि उन्हीं मंत्रियों की पुनर्बहाली भी की। स्पीकर के पद पर उन्हें सबसे योग्य ओम बिरला साहब लग रहे, और वो ओम बिरला साहब जिन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में क्या किया ये पूरा देश जानता है। और जो परिस्थितियां हैं इस समय की कि आप चाहते हैं कि हम उसी अहंकार में सत्ता चलाएं, लेकिन आप कल की और परसों की जो तस्वीरें हैं वो देखिए तो नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि अब हालात पुराने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी से जिस तरह से वो आगे बढ़कर के हाथ मिलाते हैं, उनको लेकर के जाते हैं आसन तक, और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज है नरेंद्र मोदी की तो कुछ बदली हुई दिखाई पड़ रही है। और इसलिए भी बदली हुई दिखाई पड़ रही है कि ये वो विपक्ष नहीं है जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं था, जहां पे उनकी आवाज भी नहीं थी। और इस बार आप देखिए ओम बिरला की कोई छीछा लेकर कम नहीं हुई है। ये संभवतः पहले स्पीकर होंगे जिनको सदन के भीतर विपक्ष के तमाम नेताओं ने खड़े होकर के सबक सिखाया है। मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं। राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने क्या नसीहतें डाली,
और भी कई लोगों ने, और आज तो उन्होंने अपनी हद पार कर दी जब शशि थरूर ने जय संविधान कहा तो उन्होंने उस पर ही ऐतराज कर डाला। अरे जय संविधान, जय हिंदू राष्ट्र बोला जाता है तब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, जब जय श्री राम के नारे लगते रहे पिछले लोकसभा में तब आपको ऐतराज नहीं होता है। ऐतराज किस पर होता है? जय संविधान पर। इसका मतलब है कि अभी भी ओम बिरला साहब के नीचे वो खाकी नेकर है, अभी वो उस ब्राह्मणवाद से सीधे तौर पर बहुत जिम्मेदारी के साथ है। ये वही ओम बिरला जिन्होंने ब्राह्मण महासभा में खड़े होकर कहा था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो मुझे तो लगता है कि आपको स्पीकर कम बल्कि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण श्रेष्ठ जो भाव है वो उनके भीतर है, और संगत का जो खाकी नेकर है वो पहने हुए, और इसीलिए वो सत्ता पक्ष को पूरी तरीके से मौके देते हैं और विपक्ष को टॉर्चर करते हैं। ये क्या स्थिति है कि आप बैठ जाइए, इस तरह से आप जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोकतंत्र और सदन के संरक्षक नहीं है। आप सीधे तौर पर उन परंपराओं को, उन मूल्यों को, और वैसे भी मैं जानता हूं या पूरा देश जानता है कि ओम बिरला साहब जहां से निकल करके आए हैं उन्होंने कभी न तो संविधान का सम्मान किया, और एक और उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रगान हो रहा है, धुन बज रही है और ओम बिरला साहब घूम रहे हैं वहां पे। राष्ट्रगान का नियम क्या है? उसके प्रति सम्मान जो हम लोग दर्ज करते हैं कि जैसे ही धुन सुनाई पड़ती हम जहां है जिस अवस्था में सावधान खड़े होते, लेकिन ओम बिरला साहब आपकी आवाज कट रही है, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा आता हूं दोबारा आपके पास। जल्दी से जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब जरा आपसे भी समझूं जो कुछ चल रहा है सदन के अंदर, अब इस पे धन्यवाद प्रस्ताव पे अब बहस शुरू होगी, बात निकलेगी, बहुत दूर तक जाएगी, ये तो साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार मुद्दे बहुत हैं और सबसे बड़ी बात की विपक्ष बहुत मजबूत है। कैसे देखते हैं आप सदन के अंदर और बाहर? देखिए, सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर सरकार के मुखिया की, सरकार की कठपुतली बनकर सदन के सभापति की कुर्सी पर बैठे सज्जन की हताशा दिखाई दे रही है, वो बौखलाहट दिखाई दे रही है कि उन्हें सब कुछ करने के बावजूद इस देश की जनता ने 240 के बैरियर पर रोक क्यों दिया। इस हताशा, इस निराशा, इस खीज को वे इस तरह प्रकट कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जय संविधान जैसे साधारण से और संविधान सम्मत नारे पर, जय घोष पर आपत्ति कर रहे हैं। ये वही ओम बिरला है, हम और आप नहीं भूले, देश भी नहीं भूला होगा। मैं बड़े खेद के साथ उन शब्दों को कहने पर विवश हूं जो पिछले सदन में इन्हीं के सामने एक सांसद ने दूसरे सांसद के लिए कहे थे। वे शब्द थे मुल्ला, कटुए और आतंकवादी। मैं शायद अपने 60 साल के जीवन में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मैंने बीच में कहा, और जीवन में दोबारा इसका उच्चारण कभी नहीं करूंगा। लेकिन इस निर्लज्ज सभापति ने उस वक्त खीसे निपोर कर चुपचाप रहना बेहतर समझा, और आज तक संबंधित व्यक्ति ने जो इतने भयानक आपत्तिजनक शब्द कहे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की आरोपी सांसद के खिलाफ। शायद ये नहीं थे उस समय, उस समय डॉक्टर साहब ओम बिरला साहब नहीं थे आसंदी पे, उस समय ओम बिरला नहीं थे। हाँ, जिम्मेदारी उनकी बनती है, जिम्मेदारी बिरला नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा उनको आप डिलीट कर सकते हैं। आप जो चीज निकाल रहे हैं उस शब्द को आप वापस ले सकते हैं। चलिए उस शब्द को ले लेते हैं, लेकिन अब जो वे कुछ कर रहे हैं वो भी संविधान सम्मत तो नहीं है। 5 बार के चुने हुए सांसद, जिम्मेदारी जरूर इनकी बनती है, ये जरूर जोड़ना चाहूंगा जिम्मेदारी, चूंकि इनसे उम्मीद बहुत है। देखिए, एक ऐसी कुर्सी जहां जिस पर सबकी निगाहें हैं, जिस तरफ टकटकी लगाए ये देश देखता है, उनका प्रतिनिधि जो है वहां बैठा हुआ है वो देखता है, अपने प्रतिनिधि के जरिए ये देश देखता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं और जिम्मेदारी इनकी थी, लेकिन उस समय वो नहीं थे जब रमेश बिदूरी गालियां की बरसात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझसे भूल हो रही। लेकिन कुल मिलाकर सदन के मुखिया के नाते, सदन के गार्डियन होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वे बाद में भी उस पर कोई माकूल कार्रवाई करते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उस पर तो आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है, बाहर अगर वही शब्द कहे होते। चूंकि वो सदन के भीतर कहे गए थे तो उस पर कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं हुई, क्योंकि सदन में कही हुई बातों पर बाहर कुछ नहीं हो सकता। कुल मिलाकर यह समझ में नहीं आ रहा कि सभापति जी इतने परेशान क्यों हैं। सारे सांसद जनता के मत से चुने हुए आते हैं, जनता के मत से चुनकर आते हैं। वे स्वयं सभापति हैं, वे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आप पार्टी के किसी के प्रतिनिधि तो नहीं रहे हो शासन पर बैठकर, और वे आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। वे भूल जाते हैं उनका वैचारिक संगठन, उनका पितृ संगठन, उसके मुखिया तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रहे थे। उनका पितृ संगठन आपातकाल के पक्ष में था, उस वक्त उसे अनुशासन पर्व कह रहा था। इसके बावजूद हम सब लोग आपातकाल को उचित नहीं मानते। इंदिरा गांधी से लेकर अब तक राहुल गांधी तक सदन के भीतर और बाहर आपातकाल से अपनी असहमति और उससे विरोध दर्ज करा चुके। उस समय हुई ज्यादतियों के खिलाफ भी सारे लोग हैं, कोई उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन 50 साल पुरानी बातों पर लकीर पीटने का अर्थ यह है कि ये सरकार अपने पुराने ढर्रे पर ही चले, वो अतीत का ही राग अलापेगी। वर्तमान की चुनौतियां, बेरोजगारी, जो लंबा चौड़ा आपने ट्वीट पढ़कर सुनाया, जिन मुद्दों की बात विपक्ष ने कही है, उस पर तो न सरकार कोई बात कर रही है, न प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ है। और आज के बाद के परिदृश्य की ज्यादा चिंता है राजीव जी। आज तक तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, एक लक्ष्मण रेखा आज तक की है। कल के बाद जब खुली बहसें होंगी सदन में, सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप होंगे, तब क्या होगा? तब ये अच्छा नहीं होगा कि विपक्ष भी उसी तेवर के साथ लोकसभा अध्यक्ष को अपने कटघरे में, अपने व्यंग बाणों में, अपने शब्द बाणों में लेकर आए। और कुल मिलाकर हमारी संसदीय परंपरा में हमने वे लोकसभा अध्यक्ष भी देखे हैं, पीए संगमा जैसे, मीरा कुमार जैसे, सोमनाथ चटर्जी जैसे पहले दिन उन्होंने कहा कि मैं पहली बार कह रहा हूं कि जब मैं खड़ा हो रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। इसी बात को पीए संगमा, बहुत छोटे कद के थे, वे सिर्फ अंग्रेजी में आधा वाक्य बोलते थे, आई एम ऑन फुट, मैं अपने पैरों पर। इसके बाद अपने आप सारे लोग बैठ जाते हैं, धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वे सिर्फ हाथ से इशारा करते थे कि मैं पैरों पर हूं, और उसके बाद पूरा सदन शांत होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। हमने वो शालीन सदन देखा है। मैं अपने उन शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, खेद प्रकट करता हूं, लेकिन बहुत दुखदाई है इस देश का स्वस्थ लोकतंत्र जिस दिशा में, जिस अंधी गली में जा रहा है, जिस तरह के तानाशाही रवैये अब निर्वाचित लोगों के साथ हो रहे हैं, जनता के साथ क्या सलूक हो रहा है हमने देख लिया। नौकरियों, परीक्षाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत सड़कों पर उतरे युवाओं को जिस तरह लाठियों से पीटा जा रहा है, जिस तरह मणिपुर पर देश खामोश है, सत्ता खामोश है, देश तो खामोश बिल्कुल नहीं। वो एक अघोषित इमरजेंसी है, घोषित आपातकाल है। इस सब को देखते हुए कई बार एक नागरिक के नाते खीज होती है, दुख होता है, खेद होता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे लोकसभा अध्यक्ष किस दिशा में इस लोकतंत्र को ले जा रहे हैं कि सदन के भीतर सिर्फ लोक संविधान की जय करना अपराध हो जाए, उस पर आपत्ति होने लगे उसे जो संविधान का कस्टोडियन है, जो उसका अभिभावक है, उसकी जिम्मेदारी उसकी रक्षा करना। तो कुल मिलाकर आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को यह पता है कि वे कमजोर रस्सी पर चल रहे हैं, जरा सा संतुलन इधर उधर हुआ तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी। और इस सारी परिस्थिति से बचाने के लिए एक ही औजार उनके पास है, वो सदन में लोकसभा अध्यक्ष के जरिए अपना हंटर घुमा सकते हैं। ऐसी कोई नौबत आए कि मत विभाजन होना हो तो लोकसभा अध्यक्ष के जरिए वे निलंबित करा देंगे, कोई बिल पारित कराना होगा संसद से बाहर करा देंगे सदस्यों को, विपक्ष के। ये सारी तैयारियां चल रही हैं, इसलिए सदन ऐसा दिखाई दे रहा है। जी राजीव जी, सदन कैसा दिख रहा है? और सदन में सबसे बड़ी बात, जो सब कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ नहीं बदला, चलिए मान लिया नहीं बदला, लेकिन विपक्ष से कितना कुछ बदल चुका है। प्रशांत टंडन जी, क्या यहां जब विपक्ष की हम बात करते हैं, अभी एक तस्वीर हम दिखा रहे थे जिसमें सामने बैठे हुए हैं ओम बिरला और उनके सामने बैठे हुए हैं राहुल गांधी। अभी से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, राहुल गांधी गए थे। जरा अगर लेके आ सकते हैं उस तस्वीर को फिर से, उस विजुअल को फिर से तो ले आइए। और उसमें राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वहां आपत्ति जताने गए थे राहुल गांधी। ये देखिए, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके साथ ये पूरा का पूरा विपक्ष है।
ये देखिए महिला सांसद हैं, डिंपल यादव सबसे शुरुआत में दिख रही हैं, मीसा भारती दिख रही हैं आपको, सुप्रिया सुले दिख रही हैं, राहुल गांधी हैं, उधर कनिमोझी हैं, ये तमाम नेता यहां बैठे हुए हैं और एक नहीं बल्कि 4 महिलाएं हैं, राहुल गांधी साथ में और ओम बिरला से बात मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात में राहुल गांधी ने वो आपत्ति भी जताई है और इससे पहले इन लोगों की बैठक भी हुई है और इसके बाद ओम बिरला से मिलने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। तो पूरा का पूरा एक अलग माहौल, अब शायद ओम बिरला को भी ये लगेगा कि ये डेलीगेशन, इस ढंग का डेलीगेशन बार बार आएगा, बार बार इनके ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा, ये तय मानिए। और यहां से जो विपक्ष की बात है, जो बदला है वो विपक्ष है, ये माना जाए प्रशांत जी। और अगर विपक्ष है तो यहां पर वो बदलाव लाना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। अगर हठीपन अभी तक उसी हठधर्मिता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप टूट कर चूर चूर हो जाएंगे, ये साफ दिखाई देता है। क्योंकि बिहार से खबर आ रही है, अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि अब बीजेपी को लीड करना चाहिए, सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आरजेडी के एक नेता का कहना है, बड़े नेता का कहना है कि अंदर खाने बात चल रही है और कभी भी पलटी मार लेंगे नीतीश कुमार। अश्विनी चौबे की बाइट हम थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया प्रशांत टंडन जी, जो बदला है विपक्ष है। देखिए, पहली बात राजीव जी की, जो ओम बिरला जी के सामने जो लोग बैठे हैं ये बड़े जनाधार वाले लोग हैं और अगर ओम बिरला जी राजनीतिक भाषा बात कर रहे हैं तो जरा हम लोग भी उनका राजनीतिक विश्लेषण करें। दीपेंद्र हुडा 3,40,000 वोट से जीते और ओम बिरला जी 41,000 वोट से जीते। दीपेंद्र हुडा 5वीं बार संसद में आए हैं, 4 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से। संसद में वो इनसे सीनियर हैं। आपके पास ओहदा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कहेंगे चलो बैठ जाओ। और राजीव जी, अब अगर इस पे जो निष्पक्ष एक आसन होता है उस पर बैठकर अगर कोई राजनीतिक भाषा बोलेगा, अगर उस पर बैठकर कोई राजनीतिक पक्षपात के तौर पे काम करेगा, तो हरियाणा में चुनाव होने हैं, हरियाणा की जनता भी कहेगी चलो बैठ जाओ। तो ये जो जिस तरीके का बर्ताव और व्यवहार और आचरण लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अपमानित कर रहे हैं तमाम चुने हुए नेताओं को, जो मास बेस्ड नेता है, तो इसका बहुत गलत संदेश जाएगा। टेलीविजन में सब दिखता है। अगर ये बात मैं नोटिस कर रहा हूँ कि दीपेंद्र, मैं हरियाणा का नहीं हूँ, तो जो हरियाणा के लोग हैं उनको अवश्य बुरा लगा होगा कि उनके एक नेता को, पूरे हरियाणा का जो नेता रिप्रेजेंट कर रहा है वहां लोकसभा में, उसको कहा जा रहा है कि चलो बैठ जाओ। ये कोई मतलब तरीका और वो तो संविधान की बात कर रहे थे, वो तो संविधान की बात कर रहे थे कि एक कॉपी इनको भी दे दीजिए। मैं उसी और इसलिए कर रहे थे क्योंकि जय संविधान कहा तो इन्होंने टोका कि जय संविधान क्या, संविधान की आप शपथ ले रहे हैं, जय संविधान कहने की जरूरत क्या है। तो आप सही कह रहे हैं, या पॉलिटिकल डिबेट जरूरी भी है क्योंकि पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं माननीय आसंदी महोदय, यानी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। नहीं, पिछली बार भी राजीव जी, जब पिछली बार भी ये आसन पे थे तो माइक बंद करने का काम, अगर आपने मान लीजिए कि माइक बंद किया, मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता दे कि जिसका माइक बंद किया गया हो। ठीक है, जिस दिन रमेश बिदूड़ी बोल रहे थे उस वक्त ये बैठे नहीं थे, कोई दूसरे पीठासीन अधिकारी थे, लेकिन जिम्मेदारी इनकी है, बाद में क्यों कार्रवाई नहीं की। और माइक बंद करने की अगर सुविधा थी तो जो आसन पर बैठे थे उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि वो बीजेपी के थे और एक मुस्लिम एमपी को वो
अपशब्द कह रहे थे, तो इसलिए उनका माइक बंद नहीं होगा। तो ये जो तो किसी के लिए माइक बंद करना तो बहुत ही पहली बार ये लोकसभा में देखा जा रहा है कि माइक बंद हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि जो अगर राजनीतिक आचरण करेंगे पक्षपातपूर्ण, तो जो विपक्ष के नेता हैं वो भी जनाधार वाले लोग हैं। बीजेपी को कल अगर महाराष्ट्र में या हरियाणा में या झारखंड में या कहीं भी जहां भी चुनाव होंगे विधानसभाओं के, वहां अगर सत्ता में आना है वापस, तो इन नेताओं को अपमानित करके तो काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं से तो सत्ता छीननी है, इनको तो चुनाव में हराना है जी। और अगर आप इनको सदन में टेलीविजन कैमरों के सामने रोज स्पीकर अपमानित करेंगे इस तरीके से, वो भी संविधान का नाम लेने पर, तो इसका बहुत खराब संदेश जनता के बीच में जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो बहुत बड़ा एक वंचित समाज है, वो ये मान चुका है कि उसके पास जो भी अधिकार हैं आरक्षण के या उसकी अस्मिता के, जो भी अधिकार है वो भारत के संविधान से ही है। संविधान नहीं रहेगा तो उसके अधिकार छिन जाएंगे, बिल्कुल। वो वहीं वापस चला जाएगा जहां पे वो पिछले जमानों में था, जहां पे सामंती समाज था। ये संविधान, इसलिए संविधान एक लोकप्रिय मुद्दा बना है। संविधान पर वो चुनाव जीत कर आए हैं, संविधान के मुद्दे पर मोदी बहुमत से नीचे आ गए हैं। अगर आप संविधान को तिरस्कृत करेंगे बैठकर वहां पे, अगर संविधान कहने पे आपको आपत्ति होगी, जय संविधान में आपको परेशानी होगी, और जय संविधान पे कोई कहे कि आप जय संविधान भी नहीं कह सकते, तो आप उसको कहोगे चलो बैठ जाओ, तो इसका बहुत खराब संदेश तमाम सारे वंचित वर्ग को जाएगा। जो बीजेपी का कोर है हिंदू अपर का, उसमें शायद ना जाए, लेकिन बहुत बड़े वंचित समाज में इसका असर जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओम बिरला बीजेपी को राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल में डालने वाले हैं। अगर इन्होंने ये जो आचरण पिछले 2 दिन में हमको दिखाई दिया है, ये अगर जारी रहता है तो बहुत मुश्किल में डालने वाले हैं। बाकी चर्चा देखिए राष्ट्रपति के ऊपर भी आपने कर दी, लेकिन बड़ा मुद्दा राष्ट्रपति का ही भाषण पे अब लगातार भाषण होंगे और बहुत बढ़िया भाषण हम लोगों को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छे नेताओं का लाइनअप है वहाँ पे, और समय भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि संख्या ज़्यादा है। लेकिन नीट पर देखिए, अब नीट वैसा ही मुद्दा बनेगा जैसा किसान आंदोलन था, और किसानों से बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये शहरी युवा है, मध्यम वर्ग से आने वाले लोग हैं। तो किसान के खिलाफ तो मीडिया चला गया था, उनको खालिस्तानी कह दिया, आतंकवादी कह दिया। किसी दिन ये गोदी मीडिया इन नीट वाले छात्रों को जरा आतंकवादी कहकर दिखाए, जरा ये कहकर दिखाए कि इनके आंदोलन को पाकिस्तान से पैसा आता है। इसलिए ये नीट बड़ा मुद्दा बनेगा, और नीट के अलावा जो बाकी मुद्दे आपने गिनाई दिए, ये मुश्किल मुद्दे बनेंगे। मोदी सरकार ऑलरेडी मुश्किल में है, और ओम बिरला मोदी जी की परेशानी बढ़ाने वाले, उनकी मदद नहीं कर रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, और आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या यहां पर जो बदला सा नज़ारा नजर आ रहा है, उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष, विपक्ष को लेकर क्या आपको भी लगता है कि अभी तक शायद सत्ता पक्ष और नरेंद्र मोदी और उनका पूरा का पूरा कुनबा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये नज़ारा बदल चुका है? आप पुराने अपने संगी साथियों को वही पोर्टफोलियो देकर ये सोचिए कि नहीं सब कुछ वैसा ही है, तो वैसा नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। आप कितने दिन टोकेंगे, कितने दिन रोकेंगे कि जय संविधान मत बोलो, कितने दिन आप कहेंगे कि नहीं जी किताब मत दो या कुछ और करो, चलो बैठ जाओ? इस ढंग की बातें, इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल कितने दिन करेंगे? कल से जब शुरुआत होगी, भाषणों का दौर शुरू होगा, तो आप कितने लोगों को, क्योंकि आपने अलॉट किया हुआ है, किन किन के उसको स्पीकर को, माइक को आप बंद करेंगे?
पंकज जी। देखिए, माहौल तो बिल्कुल बदला हुआ है और इसीलिए आज आप देखिए कि जैसे ही आज का सदन का कार्यवाही खत्म हुई, इमीडिएटली राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों के साथ में ओम बिरला को मिलने गए और उनको बता दिया कि राष्ट्रपति के 51 मिनट के भाषण में सरकार की बेंच को 108 बार दिखाया गया और विपक्ष को मात्र 18 बार दिखाया गया और उसमें भी नरेंद्र मोदी को 73 बार दिखाया गया, जबकि राहुल गांधी को 6 बार। ये ठीक यही नहीं रुके, इमीडिएटली उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है और उस पर लिखा है कि राष्ट्रपति का जो भाषण था उसमें आपातकाल की चर्चा एक डिस्प्लेजर उन्होंने कहा है और बोला है कि ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। ये दो जो घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल बहुत एग्रेसिव रहेंगे। आमतौर पर चर्चा आती है, लोग कहते हैं कि फिर कांग्रेस ने इस चुनाव को सुरेश को आगे करके उसके बावजूद भी इसको निर्विरोध क्यों होने दिया या उस पे वोटिंग की मांग क्यों नहीं की। जो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कांग्रेस की एक दूरगामी राजनीति है। वो पहले दिन से ही सरकार से टकराव के जगह जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार टकराव की स्थितियां खुद निर्मित करती है। और देखिए, जिस प्रकार से आपातकाल की चर्चा की गई वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद हमारे भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए, संसद हमारे भविष्य को तय करने के लिए, मैं 50 साल पुरानी बात क्यों करूंगा, फिर मैं गुजरात दंगों की बात क्यों नहीं करूंगा, फिर मैं जम्मू कश्मीर में इतने सारे आतंकवादी हमलों के पुलवामा हमलों से लेके क्यों बात नहीं करूंगा। आप क्या बताना चाहते हैं मेरी जनता को? जो लोग आज टीवी देखते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, जो इंटरनेट मीडिया पे हैं, उनमें से 80% लोग आपातकाल के बाद पैदा हुए, उनके लिए वो मुद्दा नहीं है। और यह मुझे लगता है सरकार ने अपना गड्ढा खुद खोद लिया है। पर आपातकाल की बात करके, जैसा कि डॉक्टर पाठक ने कहा भी कि आरएसएस तो उसको अनुशासन पर्व कह रहा था। उस समय नेहरू जी का वो स्टेटमेंट याद आया था कि उन्होंने बोला था कि यदि आरएसएस का आदमी है बोले पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो उसको पूरब की जगह बाकी 3 दिशा में खोजो। तो ये लोग इस तरीके की हरकत करने के आदी हैं। देखिए, अब संसद का वो रूप नहीं रहेगा क्योंकि विपक्षी सांसदों की संख्या लगभग बराबर है और उसमें क्या होगा, संसदीय समितियों में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अब विपक्ष का होगा जी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का होगा। कई संसदीय समिति को आपको विपक्षी सदस्यों को देना पड़ेगी और इन परिस्थितियों में आप अब संसद को मनमर्जी से नहीं चला सकते हैं। ये माइक बंद करना और ये सब ओम बिरला जी को इसलिए भारी पड़ने वाला है। जो मेरा एक अनुमान है कि कांग्रेस आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, 6 महीने में, 1 साल में ओम बिरला के खिलाफ निश्चित अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। और संसद की स्थिति यह है कि मान लिया कि अकाली दल की एक ही मेंबर जीती, लेकिन अकाली दल ने कि जो मेंबर है उन्होंने साफ साफ बाहर बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारी पार्टी को शिवसेना नर्सरी का तोड़ना चाहती। यानी ये जो एक सांसद है, बीजेडी ने साफ साफ कह दिया कि भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं सहयोग करेंगे। जो 1-1, 2-2, 3-3 वोट हैं, ये जिस दिन ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस और संयुक्त विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे उस दिन ये इनको भारी पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य है, जब दानिश अली की बात चल रही थी, ठीक है उस समय चेयर पे ओम बिरला नहीं थे, लेकिन दानिश अली ने जो शिकायत की थी उसमें ओम बिरला को ही कार्रवाई करनी थी। जो आज तक कार्रवाई नहीं हुई है उसके लिए दोषी ओम बिरला ही है। और आप देखिए कि हम एक सांसद, बरेली का सांसद छत्रपति गंगवार खड़े होते हैं और जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं और ठीक है प्रोटेम स्पीकर थे उस समय, लेकिन क्या उसके बाद में उस पर इनके मुंह में आपातकाल की आलोचना करने वालों के लिए तैयार है, लेकिन इस पर चर्चा करने में एक शब्द बोल सकते थे कि उन शब्दों को हमको एक्सपंज करना चाहिए। क्योंकि यदि कल कोई खालिस्तान की बात करता है या इंजीनियर राशिद आकर पृथक कश्मीर की बात करने लगते हैं, वो हम एक्सेप्टेबल नहीं है। और इनकी मानसिकता है कि इन्होंने संविधान से इनको तकलीफ है, क्योंकि संविधान पहली बार 18 चुनाव में
आम जनता के लिए मुद्दा बना। इससे पहले कभी भी संविधान पे कोई चुनाव नहीं होते थे। जहां तक मोदी जी की सरकार की बात रही, जो इन्होंने पोर्टफोलियोज रिपीट किए, स्पीकर रिपीट किए, एक्चुअल क्या है कि जब आदमी कमजोर होता है, तर्कों में मजबूत नहीं होता है, तो वो जोर से चिल्लाता है, एग्रेसिव होता है। इनकी मॉड ऑफ ऑपरेंडी आरएसएस की पॉलिटिक्स करने की यही है कि आप जोर से चिल्लाओ, अपनी गलती को सही टिकाओ। और यही शायद अब इनको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार जो कांग्रेस की ओर से जो सांसद जीत के आए हैं, उसमें गोगोई से लेकर और शशि थरूर तक एक इतनी बड़ी बैटरी है अपने अपने फील्ड की माहिर, कि वो इनको तकलीफ देगी। और एनडीए में आपने बिल्कुल सही बोला, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यदि अजीत पवार माइनस, नीतीश कुमार माइनस, एक वोट अकाली दल माइनस और बीजेडी माइनस, ये सब माइनस होते हैं, तो बहुमत के लाले ओम बिरला जी को भी पड़ेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूं, विद इन 1 ईयर हम इस सीन को लोकसभा में ही देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जब इमरजेंसी की बात आती है, आपातकाल की बात, तो इंदिरा गांधी ने का जिक्र करके कल से लेके आज तक जो बातें हो रही हैं, मैं अभी सोच रहा था, अभी आप बात कर रहे थे तो कुछ इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा तो किया नहीं था जो कि गैर संवैधानिक हो। उन्होंने संविधान के तहत किया था, गैर संवैधानिक तो था नहीं। आर्टिकल 352 मुझे जहां तक ध्यान आता है, राहुल लाल जी बेहतर बताएंगे, आर्टिकल 352 तो यही कहता है। और अगर वो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन कैबिनेट की तरफ से राष्ट्रपति उस बात को मानते हैं और आपातकाल लगाते हैं, तो यहां इंदिरा गांधी की भर्त्सना क्यों होनी चाहिए? और इस मसले पे कई बार बार चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस ने भी इस मसले पे कहा है कि वो सही नहीं था, ठीक नहीं था। उसके बाद फिर जब इस देश में लोकतंत्र है और जब इंदिरा गांधी 1977 में हारती हैं और 1980 में जाती हैं, तो उनको 2/4 से ज्यादा बहुमत मिलता है, 350 से ज्यादा सीटें जीत के आती हैं इंदिरा गांधी। तब अगर नकारना था तो जनता नकार सकती थी उस समय। तो फिर इस बात का जिक्र बार बार करके आप आज की पीढ़ी को, जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथ में मोबाइल देकर और गेम दे करके आप उनको जो लगा दिए हैं रील्स बनाने में, आप यही उम्मीद, और उसके अलावा सुबह सुबह रोज जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज परोसते हैं, तो आप इसके हिसाब से अगर सोचते हैं कि इस देश के सारे युवा मूर्ख हो जाएंगे, तो यह भी संभव नहीं है। आज के युवा बहुत चालाक हैं, रील भी बनाते हैं और पढ़ते भी हैं। इस बात को भी समझिए, रील भी बनाते हैं, पढ़ते भी हैं। और नीट जैसे एग्जाम में जो कुछ धांधली होती है, तो ऐसे ही युवा इन्हीं में से निकल के आते हैं और जो बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो हमेशा हर सिक्का के दो पहलू, आईने के दो पहलू, दो तस्वीरें आप हर चीज के देखते हैं। तो यहां भी एक सफेद पक्ष है तो दूसरा स्याह पक्ष भी है, उस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। और यहां इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी नहीं थोपी थी। ये कोई इस देश में ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मार काट मचा दिया इंदिरा गांधी ने और सबको जेलों में बंद कर दिया। जो कुछ भी था वो नियम कायदे के तहत था। आपातकाल नहीं होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, इसकी बात तो होती है। लेकिन आज 50 साल बाद आप आपातकाल की कोरोना रो करके, आज जबकि ओम बिरला से लेकर राष्ट्रपति भी उसी सदन में अगर इसका जिक्र कर रही हैं, तो यह भी पूछा जाएगा कि वो सिंगोल लेकर के क्या कर रहे थे? आप वहां सिंगोल लेकर के क्यों आगे पीछे हो रहे थे? चर्चा होगी। पंकज जी, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, फिर राहुल लाल जी के पास आना चाहते हैं। एक सेकंड में जरूर बोलना चाहूंगा कि जब आप आपातकाल की बुराई कर रहे हैं, तो उस आपातकाल के जो सो कॉल्ड सबसे बड़े विलेन थे संजय गांधी, उनका परिवार किसके साथ है? आपातकाल के सबसे बड़े विलेन कहलाने वाले बंसीलाल, उनका परिवार और राजनीतिक विरासत किसके साथ है? इवन दुर्भाग्य से विद्याचरण शुक्ल भी भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो जिन लोगों को हम आपातकाल का दोषी कहते हैं, जिन लोगों को कहते हैं आपातकाल के ये लोग थे, विलेन थे, वो सब तो आपके साथ ही हैं। ये भी एक मसला है। जी बिल्कुल
जी राहुल जी, बिल्कुल आप सॉरी। सही कह रहे हैं, कई हैं और कई नेताओं का जिक्र आता है। आप जो कह रहे हैं उनमें से कुछ नेताओं का आप जिक्र कर भी रहे हैं, तो ये सब चलता रहेगा और इसलिए ये बातें यहां रखना जरूरी है। मोबाइल हाथ में है तो मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। क्या कर रहे हैं वो आप देखिए, आप जानिए। खैर, लेकिन राहुल लाल जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, यहां से थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाते हैं और आपके पास आने से पहले थोड़ा सा आपसे 1 मिनट और लेना चाहता हूं। अश्विनी चौबे की एक बाइट सुनाना चाहता हूं और यहां से अश्विनी चौबे की उस बाइट को सुनिए और यहां से जो कह रहे हैं हमारे साथी पंकज चतुर्वेदी जी, जो बात यहां कह रहे हैं कि यही सदन और इसी में यहां बहुत कुछ हम देखने वाले हैं इस 5 साल से पहले ही, हो सकता है साल भर के अंदर, लेकिन उसके लिए अश्विनी चौबे के इस बयान को सुनना बहुत जरूरी है। सुन लीजिए जरा। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं, कहीं भी नहीं। हमारी अध्यक्ष के तौर पर मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी। तो राहुल लाल जी, कुल जमा यह है कि यहां अश्विनी चौबे साहब सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी को और मजबूत होना चाहिए, फिर उसको थोड़ा सा नीचे वाला हाथ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ उनको भी साथ में लेके चलना चाहिए, मतलब नीतीश बाबू को भी साथ में लेके चलना चाहिए। ये सारी बातें, राजनीति के विश्लेषक आप भी हैं, हम भी हैं और वो तो राजनेता हैं जो बात अपनी रख रहे हैं, तो वो अपनी बात जिस ढंग से रख रहे हैं आप समझ रहे हैं। क्या लगता है यहाँ से ऐसी बातें वहाँ भी चल रही हैं, महाराष्ट्र में भी चल रही हैं, और जब हम ये बातें करते हैं तो मोदी जी के भक्तों को परेशानी होती है, उनको लगता है कहाँ सब कुछ तो सही है, वैसे ही है जैसा दिखा रहे हैं, वैसे ही वही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वही विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, बदला कुछ नहीं है। ओम बिरला भी वहीं पे विराजमान हो गए, एनएसए भी अजीत डोभाल वो भी आ गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जैसे पहले थे वैसे हो गए हैं, वही हैं। क्या कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है, तो हम समय का इंतजार करें। राजीव जी, क्या बदला है उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं। देखिए, हम लोग तमाम लोग 4 जून के बाद सब अब यहां तक पहुंच चुके हैं। दर्शकों को भी पता है कि कहा तो 350 प्लस पे एनडीए खड़ी थी, वो एनडीए अब 292 पे खड़ी है। 303 पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, वो 240 पे खड़ी है। ये एक कठोर सच्चाई है और वो बदलाव आ चुका है सदन के भीतर, सदन के बाहर। अब प्रधानमंत्री जब इन घटनाओं के बाद, और अगर जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय, इन चीजों के बावजूद भी अगर वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री जब तक अपने भीतर, वो अगर समाधि स्थल पे जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पे गए थे, लेकिन उनके मूल्यों को ग्रहण करना उनके बस की बात नहीं, और उन्होंने उन मूल्यों को ग्रहण किया भी नहीं। आप सोचिए कि सरकार में जब इतनी भयानक, सरकार के प्रति जनता में नाराजगी है, और नाराजगी के कारण आप 303 से 240 सीटों पर पहुंच चुके हैं, और ऐसे स्थिति में आपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं किया। क्या यह जनता की नाराजगी को और बढ़ाने वाला नहीं है? राजीव जी, आपको ध्यान होगा कि मैं कोटा गया हुआ था, और जब चुनाव हुआ था तो आपके इसी चैनल पे मैंने कहा था
कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने सीट पे बुरी तरह से फंस गया है, वो हार भी सकते हैं। कहा तो पहले जो है कि वो लाखों वोटों से जीते थे 2019 में, 40,000 की संख्या पे आ गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराता, माननीय लोकसभा अध्यक्ष कोटा में अपनी चुनाव को हार जाते वो। एक वास्तविक स्थिति है, इसको चाहे तो स्वीकार करे या ना करे। और आप किसको कह रहे हैं, तो जो अभी प्रशांत जी ने बड़ी गंभीर बात कही कि एक व्यक्ति जो कि लाखों वोटों से जीत रहा है लगातार हरियाणा में, दीपेंद्र हुड्डा को आप संविधान, जय संविधान कहने के नाम पे आप जो है कि उन्हें तुम तलाक करके बोल रहे हैं। जनता बहुत अच्छे से देख रही है। और मैं मान रहा हूं कि विपक्ष की जो रणनीति है, बहुत सारे लोग कल से नाराज है राजीव जी, लगातार फोन करके पूछ रहे हैं कि मत विभाजन क्यों नहीं हुआ, स्पीकर के चुनाव के बाद मत विभाजन तो होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं टीम इंडिया ने सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया। जो आपने ऊपर लिखा ना, इंडिया की सेक्रेट तैयारी, वो उसी एक तो देखिए टीम इंडिया क्यों दिखाए, टीम इंडिया ने दिखाया कि वो सीधे सीधे संसदीय एक तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करती है। वो विश्वास का पालन उन्होंने कल करते हुए दिखाया। यहां पे जनादेश सीधे सीधे अगर एनडीए के लिए मिला है तो उस जनादेश का टीम इंडिया जो है तो पूरा सम्मान कर रही है। और ये सरकार, मैं तो जो पंकज जी ने कहा, मैं तो उसमें एक लाइन और जोड़ दूंगा। 1 साल के भीतर अगर लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है तो 12-13 महीने के भीतर यह सरकार भी खतरे में होगी, और वो अपने कर्मों के कारण होगी। बदलते हुए परिवेश के अनुसार प्रधानमंत्री अपना रवैया नहीं बदलते हैं, सरकार अपना रवैया नहीं बदलती है, तो फिर परिस्थितियां आपको खुद ही उसके लिए मजबूर करती हैं। और यही टीम इंडिया की सबसे जबरदस्त, मैं मानता हूं कि रणनीति है, और ये मास्टर स्ट्रोक रणनीति कह सकते हैं। पूरे चुनाव के दरमियान में राजीव जी, राहुल गांधी की एक कमी नहीं दिखी, विपक्ष की पूरे गठबंधन की एक कमी नजर नहीं आई। और वो चीजें अभी भी विपक्ष नहीं दिखा रहा कि वो आक्रामक है सरकार बनाने को लेकर, कि सरकार की क्या स्थितियां होने वाली है। मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र में, चूंकि आपने बिहार पे क्वेश्चन पूछा, मैं महाराष्ट्र होते हुए बिहार आ रहा हूं जरा जी। महाराष्ट्र में 105 सीटें लेके आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ। और अभी जो परिस्थितियां लोकसभा में, हम लोगों ने पहले ही देखा कि सिंगल डिजिट में आ गए थे। हम लोग 1.5 साल से लगातार चर्चा कर रहे थे इसी मंच पे राजीव जी कि महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट में रह जाएगा। और मैं तो अब कह रहा हूं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आज के समय के हिसाब से 40 से 50 के बीच के संख्या में कहीं अटक जाएगी आज की स्थिति के अनुसार। और अगर सदन के भीतर इसी प्रकार कैमरे अभी भी प्रधानमंत्री की तरफ मुड़े हुए होंगे, सदन के भीतर अगर विपक्ष हल्ला हंगामा करेगा, और अगर कैमरे फिर भी जो है कि विपक्ष को न दिखा के अगर सत्तारूढ़ पार्टी को दिखाया जाएगा, तो वो 40-50 वाली संख्या कहीं ऐसी न हो जाए कि और नीचे गिरते हुए चली जाए। तो बीजेपी अपना खुद ही जो है कि पैर में जो है कि वो कुल्हाड़ी मार रही है, चाहे वो महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें, चाहे हम लोग हरियाणा के संदर्भ में बात करें, चाहे झारखंड के संदर्भ में बात करें, जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जहां अब आते हैं बिहार के मामले को लेके, आपको याद होगा राजीव जी कि जब तक सरकार का गठन नहीं हुआ था, तब तक बिहार के उप मुख्यमंत्री का क्या बयान था कि उन्होंने आनंद फानंद में घोषणा कर दी थी कि अगले सरकार हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और आज देखिए बीजेपी नेता के बोल कि हम तो अपने बिहार में, हमें अपना मुख्यमंत्री चाहिए। सहयोगी का गठबंधन धर्म इस रूप में निभाया जाता है, तो आपने केवल गठबंधन सहयोगियों को 11 पद प्रदान किए हैं। उनके अलावा उनको जो हिस्सेदारी सरकार में मिलनी चाहिए वो भी आपने नहीं दिया है। तो ये चीजें जो पक्षी ढंग से चल रही है, गठबंधन का असंतोष कितना ज्यादा है, वह असंतोष, गठबंधन का असंतोष हम लोग देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है और बिहार में भी नजर आ रहा है। इन परिस्थितियों में बिहार में जो इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है राजीव जी, कि वहां पे चर्चा में यह कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले अगर शिकार होंगे तो जदयू के जो 12 सांसद है वही सबसे पहले जो है कि अगर तोड़ की कोई कार्रवाई होगी तो वैसे स्थिति में उन्हीं के ऊपर सबसे पहला चोट हो सकता है। और नीतीश कुमार इन चीजों को भांपने में बिल्कुल जो है कि वो उनको भांपने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसी कोई भी परिस्थिति होगी वो त्वरित तौर पर ताला फिर से बदल के वो आरजेडी के खेमे में, टीम इंडिया के खेमे में आ जाएंगे। और ये उसकी पृष्ठभूमि बिहार में कहीं कहीं रखी जा रही है। हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि जदयू का एक राष्ट्रीय महाधिवेशन दिल्ली में 29 जून को होना है वहां पे। और दिल्ली में जब भी महाधिवेशन की बैठक, इस तरह से दिल्ली में जदयू की महाधिवेशन की बैठक होती है, उसके बाद जदयू में ताला बदलने की परंपरा भी रही है। हाल फिलहाल के वर्षों में हम लोगों ने वो चीज भी देखा है। तो बिहार से तो जो चीजें आ रही है वो आ ही रही है, लेकिन परसों होना है, परसों है, बस बिल्कुल परसों होना है राजीव जी। तो पिछले बार भी दिसंबर में हुआ था और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बाद में जो है कि वो
इंडिया अलायंस से पहला बदल के जो है कि दूसरे खंडे में पहुंच गए। तमाम लोग यही प्रयास लगाते रहे कि ललन सिंह से अध्यक्षता छीन के नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर मैं और इशारा करना चाहूंगा जी राजीव जी, राष्ट्रपति महोदय ने देखिए, एक तो आपातकाल को लेकर जो चीजें चर्चा में हो रही है, जितना ही आपातकाल की चर्चा कर रहे हैं तो जनता के बीच में जो विमर्श का विषय बन रहा है, विशेषकर युवाओं के बीच में, वो अघोषित आपातकाल जो पिछले 10 वर्षों में देश ने झेला, उस अघोषित आपातकाल को लेकर लोगों की संवेदनाएं बढ़ती चली जा रही है। आप आपातकाल की बात 5 दशक पहले की करेंगे तो लोगों को समझ में आ रहा है कि 3 कृषि कानूनों का बिल आपने किस तरह से सदन में पारित किया था, आईपीसी सीआरपीसी के कानून के संशोधन के मामले को आपने कैसे पारित किया था, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, संगोल लेके, जब से ये संगोल लेके आए थे नए संसद भवन में राजीव जी, तब से तो ये नया संसद भवन अन्याय का प्रतीक बन गया। आप तो न्याय के प्रतीक संगोल को लाने की बात कर रहे थे। इसका मतलब है ना तो न्याय में आपका विश्वास है, ना न्यायप्रियता में विश्वास है। संगोल को क्या आप, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो एक तरह से कहीं कहीं राजशाही का प्रतीक है, तानाशाही का प्रतीक है, तो सदन के भीतर क्या, नए सदन के भीतर इन्होंने तानाशाही के प्रतीक को लगाया है? क्योंकि पेपर लीक के मामले में हम लोग, अब यह बता दीजिए कि हर कोई यह प्रश्न पूछ रहा है कि नीट की जांच, चलिए सीबीआई कर रही है, कोई भी कर रही है, लेकिन नीट का पेपर फिर से होने में क्या परेशानी है? जी नीट के रीनीट की बात हो रही थी। और राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज, एनडीए के जो एक एमएलए हैं बेदी राम, यहां पे गाजीपुर से, उनका वीडियो किस तरह से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहता है कि हम तो बिल्कुल एग्जामिनेशन में अंदर से सेटिंग करते हैं। सुभाषपा के एमएलए है वो। आज तक अभी तक देखिए केंद्र सरकार ने परीक्षा को लेकर कानून पारित कर दिया, उत्तर प्रदेश ने अध्यादेश पारित कर दिया है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? वो कहते हैं कि हम तो 40 से 45 लोगों की पेपर लीक भी करते हैं, एग्जामिनेशन में भीतर से सेटिंग भी करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि क्या विपक्ष का विधायक होता तब तक कार्रवाई ना होती? इनका मतलब है कि चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में पर्चा लीक की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, चाहे सरकार के लोग बात करें, वो केवल और केवल दिखावे की बात कर रहे हैं। जब उनको कानूनी तौर पे करने की बात है तो मैं तो कह रहा हूं, चलिए नीट का एग्जामिनेशन त्वरित तौर पे करा दीजिए, और आपके जो उत्तर प्रदेश में आपके सहयोगी हैं उनको कम से कम गिरफ्तार तो कीजिए। वो वीडियो वायरल हुए, वो सोचिए कितने घंटे हो चुके हैं राजीव जी, आराम से घूम टहल रहे हैं विधायक महोदय बेदी राम जी। ये खुलेआम बोलते हैं कि मैं हर एग्जामिनेशन में सेटिंग करता हूं, ऐसे बोल रहे जैसे लगता है चलता फिरता कोई वो अपने आप में कोई लोक सेवा आयोग है कि हम किसी को भी नौकरी दिला सकते हैं। इनकी संवेदनशीलता ना तो किसानों के प्रति है, ना सेना के प्रति है, किसी के प्रति इनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। और यही कारण है कि ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए जनता के बीच में जो थोड़ी बची कुची जो सहानुभूति है कुछ अनभक्तों के बीच में, उनमें भी ये अपनी सहानुभूति खोते चले जा रहे हैं राजीव जी। सही आप कह रहे हैं, सहानुभूति और उसके दम पर राजनीति। और बिहार की तरफ अगर देखें तो बिहार में भी बहुत कुछ होने को अभी इंतज़ार कर रहा है, और शायद उसका असर इधर पड़े, यानी दिल्ली में पड़े। और दिल्ली में 2 दिनों बाद जेडीयू का महाधिवेशन है, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है इसी दिल्ली में, और इसके बाद क्या कुछ होगा उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। यानी परसों का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, शनिवार का दिन देखते हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, किस हिसाब से आप देखते हैं, चाहे वो सदन के अंदर की बात हो या सदन के बाहर की बात हो, लेकिन अभी तक पिछले 3 दिनों में 24, 25 और 26 3 दिनों के घटनाक्रम पर अगर निगाह दौड़ाते हैं, आप नज़रें फेरते हैं, तो आप देखिए क्या कुछ दिखाई देता है। यहाँ ओम बिरला दिखते हैं, यहाँ राष्ट्रपति महोदया दिखती हैं, यहाँ एक कॉन्फिडेंस जो रहता था नरेंद्र मोदी का, उस कॉन्फिडेंस में कमी भी दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, अब नेता प्रतिपक्ष, भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और एक विजुअल अभी आप देख ही रहे थे, जो बैठे हुए हैं ओम बिरला के सामने अपने साथी दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में। क्या यहाँ पर, और ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये वहाँ बताने गए थे कि आपने जो किया, जो कुछ हुआ आपातकाल पर, वो ठीक नहीं हुआ। जरा यहाँ से एक राजनीति जरा समझने की कोशिश करें आपके जरिए कि कैसे देखा जाए इसको, कि क्या होने जा रहा है। राजीव जी, होने ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री घबराए हुए लगते हैं तो फिर वो ओम बिरला जी को, जगदीप धनखड़ जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को, इनको अपनी ढाल बनाने की कोशिशें करते हैं। और ये कोशिशें वो लगातार करते हुए दिखाई पड़े इन 3 दिन के अंदर।
जिस तरीके से ओम बिरला ने इमरजेंसी को लेकर के बातचीत की, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी वो आपातकाल को लेकर के आई, जिस तरीके से कल जगदीप धनखड़ ने भी आपातकाल का जिक्र किया, तो ये कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है राजीव जी की प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा घबराए हुए, या ये हो सकता है राजीव जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कुछ चल रहा हो कि अब इस देश के अंदर आपातकाल लगाया जाए और फिर कहा जाए कि इंदिरा गांधी ने जो 50 साल पहले आपातकाल लगाया था हम भी आपातकाल लगा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है राजीव जी, इसकी तैयारियां शायद चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान को लेकर के चुनाव हुआ और संविधान बचाने के लिए लोगों ने जनादेश दिया, तो ये बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। और संविधान के नाम से आप देखिए कि आज ओम बिरला को कितनी ज्यादा चिढ़ लगी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से किस तरीके से कहा जाए कि वो बातचीत कर रहे थे, वो किसी भी तरीके से सभ्य व्यक्ति भाषा में बातचीत नहीं कर सकता। ओम बिरला जी को ये ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इनकी जगह अगर पप्पू यादव होते दीपेंद्र हुड्डा की जगह, तो पप्पू यादव तुरंत कहते कि अच्छा आप हमको समझाएंगे कि कहाँ चुप रहा जाए, कहाँ चुप नहीं रहा जाए। हम 6 बार के सांसद हैं, 4 बार इंडिपेंडेंट हैं, आप 3 बार के सांसद हैं और आप किसी के भरोसे जीत करके आए हैं, हम खुद जीत करके आए, ये बताते पप्पू यादव अगर होते। तो राजीव जी ये नजारे देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि ओम बिरला साहब जिस तरीके से सदन को चढ़ा रहे हैं, वो हेडमास्टर तो बहुत अच्छे से वो होते हैं, हेडमास्टर से हम भी पिटे हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास में हेडमास्टर से नहीं पिटे हैं, टीचर से नहीं पिटे हैं, लेकिन उस हेडमास्टर की पिटाई में एक सम्मान भी होता था कि और व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास भी होता था छात्र को। लेकिन यहाँ तो जिस तरीके से ओम बिरला साहब बिहेव कर रहे हैं, वो तो लग रहा है कि जैसे वो गिल्ली डंडा खेलते समय जो है जिसके हाथ में डंडा होता है वो डंडा चला रहा है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उनको पहले थोड़ी देर कुछ क्लास की आवश्यकता है, वो क्लास लेनी चाहिए, सदन किस तरीके से चलाया जाता है इसकी भी लेनी चाहिए। पुराने जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनकी सबकी क्लिपिंग्स लेकर के एक बार उसका अध्ययन करें कि सदन चलाया कैसे जाता है। ठीक है जी, आप तीसरी बार जीत करके आए हैं भाई, 5 साल के अनुभवी हैं वो अमलिंदु जी, 5 साल के अनुभवी हैं। 5 साल से वो अकेले अपने दम पे चला रहे हैं सदन को, और डिप्टी नहीं अपॉइंट होने दिया। ये भी समझिए, अपने दम पे होता है। हम और आप, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारा डिप्टी कौन होगा, हम ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन वो अपने दम पे कर रहे हैं। उनको पूरा पता है, आप क्या बता रहे हैं, उनको पूरा पता है कि वो कैसे करना है। तब तो वो फिर से और अब और भी कॉन्फिडेंट हैं, तब तो कह रहे चलो चुपचाप बैठ जाओ। हाँ तो राजीव जी, ये कॉन्फिडेंस अगर उनमें आया तो ये कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी के अंदर भी आना चाहिए। फिर ऐसा ही कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस को हिला हुआ है। ओम बिरला में कॉन्फिडेंस आने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है राजीव। कुल मिलाकर ये जो कह रहे हैं आप, जरा पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहता हूं, जो बात यहां कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, कुल मिलाकर ये है कि अभी आने वाले समय में अगर आज जैसा रिएक्शन था ओम बिरला साहब का, उसको एक बार देख लेते हैं फिर से उस वीडियो को, जो दीपेंद्र हुड्डा को वो डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। अगर ये रहा तो सदन को कैसे हम देखेंगे, जरा इसका विश्लेषण जरूरी है। आप तमाम साथी, आप लोगों ने सदन को बहुत नज़दीक से एक समय में जो रिपोर्टिंग का जो दौर होता है वहाँ प्रेस गैलरी में बैठ के आप लोगों ने देखा है। एक नहीं कईयों ऐसे आसंदी पर विराजमान स्पीकर महोदयों को आपने देखा है। उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं। जरा पहले उस जो साथी बाद में जुड़े हों, आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सीधे पंकज चतुर्वेदी जी के पास आता हूं। दिखाइए ज़रा वीडियो। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। जी पंकज जी। ओम बिरला तो इस प्रकार के बोलने के आदी हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए कि ओम बिरला के धमकी देने के बाद भी बेंच की ओर से तत्काल प्रतिरोध भी आया है। ये बहुत आप स्पष्ट रूप से समझिए। और मैं अमलेंदु भाई का बात को बिल्कुल जो उन्होंने संभावना व्यक्त की है उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी बगैर स्क्रीन के भाषण देने में घबरा जाते हैं,
उनका जो पहले दिन का ही भाषण आप देखिए, उनकी जीवान लड़खड़ा रही थी पूरी। और वो जब इस प्रकार के जो कमजोर लोग होते हैं, जो छवि बनाई जाती है जिनकी मीडिया के जरिए, वो लोग जब कमजोर होते हैं और भयभीत होते हैं तो वो हर समय दूसरे लोगों को ही आगे करते हैं। और वो जो है ना कि वो ट्रेन में सफर कर रहे थे वो एक आदमी ने बोला सीट से, बोला नहीं दूंगा, बोले मेरे बच्चे को मार तो मैं दूंगा, उसने बच्चे के चांटा लगा दिया। फिर बोला अच्छा तूने बच्चे को मारा, मेरी बीवी को मार तो दूंगा, तो बीवी को भी चांटा लगा दिया। तो जब दोनों ने चांटा खा लिया तो उसने सीट दे दी। घर जाके पूछा भाई तूने पहले क्यों सीट पी थी? तो बोले यार ये लोग घर जाके मेरी मजाक उड़ाते कि तूने अकेले चांटा खाया था। तो मोदी जी की ये बड़ा वेपरेंटी इस समय चांटा खाने वाली, वो चाहते हैं कि पहले पूरा आप, यदि मैं जितनी मेरी याददाश्त से, मैं आमतौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को बहुत गंभीरता से हर बार सुनता रहा हूं, तो कम से कम जब पहला सदन की अभिभाषण होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रपति का। और वो भाषण जो है, सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होता, वो सरकार का द्वारा तैयार किए गए बिंदुओं पे भाषण होता है। और आज का आप यदि भाषण सुने हो, इस निहायत दर्जे का कमजोर, तथ्यहीन, और जिस कोई भविष्य नहीं है, उसमें भविष्य की कोई दिशा नहीं है। आप बताइए, द्रौपदी मुर्मू एक लंबा उन्होंने एक पूरा पैरा बोला पर्यावरण को लेकर। वो सरकार पर्यावरण की बात कर रही है जिस दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद जिले में नगर निगम से लेके और पार्षद से लेके, विधायक से लेके और सांसद तक पिछले 35 साल से बीजेपी का है। वो पिछले 10 साल से देश में लगातार सर्वाधिक प्रदूषित 4 नगरों में गिना जा रहा है। वो राजधानी दिल्ली जिसमें 42 किलोमीटर की यमुना 72% पोल्यूशन दिए दे रही है, जिस राजधानी में 5 कुतुब मीनार के बाहर बराबर कूड़े के पहाड़ है, जो उतनी मीथेन उत्सर्जित कर रहे हैं जितनी डेनमार्क एक साल में नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं कि हम हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, पर्यावरण की ओर बढ़ रहे हैं। वो किसान की बात कर रही हैं, वो कोविड की बात कर रही है, जबकि कोविड मैनेजमेंट इस सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर था, जिसमें लाखों लोग बेकसूर मरते रहे। और अब जो धीमे धीमे आंकड़े आ रहे हैं कि आपने तो जो इंजेक्शन लगाया उसमें भी गड़बड़ थी और उस कंपनी से भी आपने चंदा लिया। जी, ये ना इतना कमजोर भाषण राष्ट्रपति का, उसको आप आधार बना रहे हो। ओम बिरला जी की उज्जडता को आप आधार बना फ्रंट में लेके आ रहे हो। ये इनका तरीका ही है। अभी आप देखिएगा कि जो इनके जो छटंकी ट्रोल ब्रिगेड टाइप के लोग हैं ना, निशिकांत दुबे टाइप के, ये 4-5 इन्होंने पार्लियामेंट्री ट्रोल पाल रखे हैं, वो अभी पार्लियामेंट में घटियापन की पराकाष्ठा के भाषण देने वाले हैं। और इसी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में जो इरिटेटिंग होंगे, बिलो द बेल्ट होंगे और घटिया होंगे, और वो केवल इसीलिए दिए जाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि विपक्ष को अपने मुद्दे से अलग हटाया जाए। क्योंकि ये जो सदन चलेगा, ये आपको बता रहा हूं कि जो युवाओं के नीट और नेट का मुद्दा है, अभी ये रुकने वाला नहीं है। जो पिछले 5-7 साल के अंदर 132 परीक्षाओं की जो परीक्षा हुए हैं, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, ये धीमे धीमे गुस्सा जो मल्टीपल हुआ है, वही विपक्ष को वोट के रूप में आया है। विपक्ष को वोट देने वाला शहरी मध्यजीवी गॉडसे यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है जी। विपक्ष को वोट देने वाला वो युवा है जिसकी नौकरी दावे पे थी, वो दलित है जिसको संविधान की कीमत मालूम है, वो किसान है जिसकी जो 700 किसानों की जान गई है। और पूरा इनका जो अभिभाषण है वो मध्य शहरी वर्ग को लेके केंद्रित करके किया गया है। और विपक्ष की पूरी प्लानिंग जो उनका मास वोटर है उसको लेकर ही है। और उस फील्ड में भाषण देने में, जवाब देने में, तथ्य प्रस्तुत करने में नरेंद्र मोदी सरकार बहुत बुरी तरीके से घिरने वाली है। बहुत आपको लग रहा है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कहूं कि बहुत ही मार्जिनल बहुमत पे ये सरकार है। उन नंबरों पे मत जाओ, नंबरों में से कुछ भी कभी भी खिसक सकते हैं।
एक अभी जो आपके कमेंट आ रहे हैं, लेटेस्ट कमेंट, उसके अंदर सज्जन का नाम भी लूंगा, कहेंगे कि थोड़े दिन में भारतीय जनता पार्टी 330 होगी। अब ये गलतफहमी शायद उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस बार दल बदलुओं को बुरी तरीके से हराया है, हिमाचल के उपचुनाव में भी दल बदलू ठीक ठाक ही हारे हैं, अब दल बदल उस तरीके से कराना मुश्किल ही नामुमकिन होने वाला है। और चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि चुनाव एक बहुत महंगा सौदा है, और जो आज सांसद चुन के आया है वो कम से कम ये तो चाहता है कि उसकी पेंशन तय हो जाए, इसलिए एक साल में सरकार गिरने की अभी कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इस रिस्क को नहीं लेना चाहेगा कि इतने महंगे चुनाव को और इतनी जल्दी कहा जाए। लेकिन विपक्ष कटघरे में बांधकर, सवालों में बांधकर इस सरकार को डिमोलाइज करता रहेगा। और चूंकि उस हाई कमांड, हाई लेवल की थिंकिंग आरएसएस के लोगों की नहीं है, इसलिए उस जो छोटी सोच है, मिनिमम सोच की जो अभिभाषण हो सकता है, वो आज माननीय राष्ट्रपति जी का था। जी 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 जी, जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या ज़रा बिहार की तरफ चलना ज़रूरी है, क्योंकि क्या शुरुआत बिहार से हो सकती है? यहाँ पर जो बातें हो रही हैं और बिहार में खटपट अनबन, इसकी बात, इसकी खबर तो लगातार चलती रही है। और देखिए, एक बार नहीं कई बार अगर नरेंद्र मोदी से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं उसी अनबन के कारण हुए हैं। और इस बार अब 29 तारीख का जिक्र आ रहा है, अश्विनी चौबे अपनी बात रख रहे हैं, जेडीयू की तरफ से भी बातें रखी जा रही हैं, आरजेडी भी अपने दावे कर रहा है। और आरजेडी और जो महागठबंधन है कांग्रेस और बाकी इन सब का, ये पूरा का पूरा अपने पत्ते ये नहीं खोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना दरवाज़ा बंद भी नहीं रखा है। और अगर चलिए ठीक है, 12 सीटें अगर कम हो जाती हैं तब भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है नरेंद्र मोदी की सरकार पे, लेकिन एक शुरुआत मानी जाएगी क्या यहाँ से? क्या ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत बिहार से हो सकती है, जहाँ झटके लगने या झटका देने की शुरुआत हो जाए कि नीतीश कुमार अलग हो जाए? बस मैं पंकज जी ने जो कहा उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। सदन में कल के बाद जो कुछ हो सकता है उसकी एक आशंका सिर्फ अग्रिम में दर्ज कराना चाहता हूं जी। जैसा कि पंकज जी ने कहा कि सत्ताधारी दल की तरफ से निशिकांत चौबे और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कुछ विशेष शब्द भी दिया है, वे जब इस तरह की बातें करेंगे तो इस बार 4 जून से पहले वाली संसद नहीं है। इस बार तगड़ा प्रतिकार मिलेगा विपक्ष की तरफ से। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो है, उन्होंने कहा है कि हम सुनाने ही आए हैं, हम जो कहेंगे वो सब सुनना पड़ेगा, हमको जनता ने सुनाने के लिए यहाँ भेजा है। पप्पू यादव भी सुनकर चुपचाप बैठ जाने वालों में से नहीं है। और मेरी आशंका तो ये है कि सदन कुछ बहुत ही चिंताजनक, अशालीन, अभद्र दृश्य इसी सत्र में देख लेगा, और ये देश का, हमारे संसदीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य होगा। ये आशंका जरूर अंडरलाइन करके रख लीजिए। स्थितियां बहुत जल्दी ऐसी बनने वाली हैं। अब बिहार पर आते हैं। देखिए, बिहार और महाराष्ट्र 2 ऐसी कमजोर कड़ियां हैं जो एनडीए सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए कभी भी संकट का सबब बन सकते हैं। महाराष्ट्र का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई में है। पता नहीं किस घड़ी कौन सा फैसला आ जाए। रोज एक ना एक हेडलाइन आ जाती है, कपिल सिब्बल साहब कह देते हैं कि सरकार को चलता किया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा हम नहीं जानते। उससे इतर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले भी वहां भी कुछ हलचल हो सकती है। लेकिन उससे पहले बिहार में गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा जब सरकार बन रही थी, जब तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल सेक्युलर यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन दिया, तो प्रशांत टंडन जी जैसे दूरदर्शी पत्रकारों ने और जयराम रमेश जैसे पार्टी के प्रवक्ताओं ने और पदाधिकारियों ने आगाह किया था तथ्यात्मक रूप से कि जो बीजेपी के साथ खड़ा होता है उसका क्या हश्र होता है। जी। कल आप देखिए सदन में अकेली थी हरसिमरत कौर, शिरोमणि अकाली दल की। जी। आज बीजू जनता दल की क्या स्थिति है? जितने भी लोग साथ आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे काल के गाल में समा जाते हैं। इसको लेकर आगाह किया गया था उस वक्त भी, लेकिन वे समर्थन दे रहे थे। ठीक है, उनका निर्णय देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार
आज अश्विनी चौबे के इस बयान को सुनने के बाद कैसे सोएंगे कि यहाँ तो सीधे मुख्यमंत्री पद पर दावा, पूर्ण बहुमत वाली सरकार, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार की तैयारी अभी से कार्यकर्ताओं में संदेश देने के रूप में शुरू हो गई है। वो जो आप मुहावरा देते हैं कि नीचे से हाथ लगाने वाला, वो बाद में उन्होंने कह दिया कि नहीं, सहयोगियों को भी हम साथ रखेंगे, लेकिन वे इस लायक बचेंगे तब तो साथ रखेंगे। बिहार के चुनाव में क्या नीतीश कुमार की पार्टी का सुपड़ा साफ नहीं हो जाएगा, यह आशंका उन्हें आज से डराने लगेगी। और जो राहुल लाल जी ने एक संयोग का जिक्र किया कि जब भी दिल्ली में उनकी राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक होती है, कार्य समिति की बैठक होती है, उसके बाद पाला बदलने का एक संस्कार भी होता है। वो रस्म भी अगर इस बार अदा होने वाली है 29 तारीख के बाद, तो अभी से खतरे की घंटी बज जाएगी मोदी सरकार के लिए। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार कोई बहुत बहुमत की सरकार नहीं है। भले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने यह कहलवा लिया हो कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन उसका जवाब दे दिया सुप्रिया सुनील और कांग्रेस के मीडिया सेल ने। राष्ट्रपति की व्यवस्था है, गृह मंत्रालय उनका भाषण तैयार करता है, उन्हें कहना ही होता है मेरी सरकार, संसदीय परंपरा है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भाषण में कहलवा देने के बावजूद नरेंद्र मोदी तो जानते हैं कि बहुमत इन छोटी छोटी पार्टियों के दम पर ही है। जैसा कि प्रशांत जी कह रहे हैं, एक एक सांसद वाली पार्टियों का भी थोड़ा दाएं बाएं हो जाना सरकार को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त होगा। और ऐसे मौके पर फिर सदन में लौटूंगा राजीव जी, सबसे बड़ी भूमिका लोकसभा अध्यक्ष की होगी, माननीय सभापति की होगी कि वो किसी भी अवसर पर ऐसे विपक्ष के सामने जो कभी भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात पंकज जी कह रहे हैं साल भर में आ सकता है, लेकिन किसी और बिल के समय, किसी विधेयक के समय मत विभाजन का अवसर आ जाए तो वो भी तो सरकार के लिए बेहद असहज स्थिति होगी कि व्हिप जारी नहीं कर पाए, अचानक कोई ऐसी स्थिति बन गई। शायद इसीलिए तो वे डिप्टी स्पीकर नहीं बनवाते, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को भी तो वे सारे अधिकार प्राप्त हैं। अगर उन्होंने विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनवा दिया और उसने किसी दिन मत विभाजन की अनुमति दे दी, तब क्या होगा? कोई कानून ये नहीं कहता है डिप्टी स्पीकर या कोई भी उस समय स्थानापन्न सभापति है, उसके समय हुई किसी भी घटना या गतिविधि या किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्णकालिक जो संपूर्ण अधिकार प्राप्त सभापति है वो उसे नल एंड वॉइड कर सकेगा। ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर आसंदी पर बैठे समय कोई ऐसी अनुमति दे दे सदन को जो सरकार के लिए असहज हो, किसी विषय पर बहस की अनुमति ही दे दे, तो विपक्ष तो अपना सारा गुबार निकाल लेगा। इन स्थितियों से बचने के लिए ही इस तरह के अपने इशारों पर, अपनी उंगलियों पर नाचने वाले सभापति की जरूरत होती है सरकारों को, जैसे इस वक्त हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, लेकिन जरा बिहार फिर से चलना चाहता हूं, बिहार से लेकर यहाँ दिल्ली तक, और दिल्ली के तार जो हैं बिहार से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। ज़रा आपकी इस पर प्रतिक्रिया। और बहुत तेज़ी से ये खबर फैल रही है, जब से अश्विनी चौबे ने अपनी बात रखी है उसके बाद से दिल्ली के गलियारों में, बिहार के सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, और नीतीश कुमार के अलग होने के क्या मायने हैं। नीतीश कुमार ही सिर्फ अलग होंगे या नीतीश कुमार के और भी कई सारे संगी साथी जो दूसरे दलों के हैं वो भी अलग होंगे? और ऐसे में जो हमारे दोनों साथी पंकज चतुर्वेदी जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी जो बात रख रहे हैं कि इस साल के अंत तक, या देखते हैं कितने दिनों तक ये सरकार चलती है। देखिए, तो आंकड़े राजीव जी बताते हैं कि नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ फायदा होता है और विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के साथ फायदा होता है। तो वो बिहार एक ऐसी जगह है जिसने बड़े सारे लोग पैदा किए, लेकिन मौसम वैज्ञानिक भी बहुत पैदा किए। एक दूसरी बात राजीव जी, अभी अगले 5-6 दिन में जो होने वाला, अगले सप्ताह जो होने वाला है सोमवार से, कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होगी, और बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है इंडिया गठबंधन की, एक से एक वक्ता है, और उनकी स्ट्रेटजी विधानसभा के चुनाव में होगी। वो नीट और पेपर लीक के मामले होंगे ही होंगे,
तमाम सरकार की जो अक्षमताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको वो करेंगे, मणिपुर पे घेरेंगे, तमाम चीजों पे घेरेंगे, लेकिन फोकस उनका विधानसभा के चुनाव या युवाओं पे रहेगा। और हर भाषण इंडिया गठबंधन के लोगों का, नेताओं का, चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को अपनी अपनी जमीन पे तंग करेगा और उनके ऊपर दबाव अपनी कंस्टिट्यूंसी से बनेगा बहुत ज्यादा। तो जब दबाव बनेगा तो प्रेशर कुकर नीचे से गर्म होगा तो सीटी बजेगी उसमें। तो विपक्ष की ये एक रणनीति होगी और एक ऐसी रणनीति राजीव जी मुझे कभी नहीं दिखाई दी, जो कि लग रहा है कि रणनीति नहीं है लेकिन वो हो जाएगा। जितना ज्यादा ओम बिरला विपक्ष के सांसदों को अपमानित करेंगे उतना ज्यादा वो बीजेपी का नुकसान करेंगे। आज उन्होंने दीपेंद्र हुडा को चलो बैठो कह के एक बड़ा सेल्फ गोल बीजेपी के लिए कर दिया है। ये मैं जब कह रहा हूं तो ये बात ऑलरेडी हरियाणा के या उन इलाकों में जा चुकी है। बिल्कुल कि कैसे उनके सांसद को अपमानित किया स्पीकर ने। चलो बैठो। अब ये चलो बैठो तो हम लोग किसी को नहीं बोलते, किसी कर्मचारी को, किसी व्यक्ति को, किसी को नहीं बोलते। ये तो एक बड़ी जिसको कहें कि सामंतवादी शैली है ये, कि आप कहीं के राजा महाराजा हैं। मतलब आप में और दीपेंद्र हुडा में क्या अंतर है? सिर्फ ये कि सदन की मंशा के हिसाब से, यानी सदस्यों की मंशा के हिसाब से ये सदन चले, उसके लिए आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया गया। बिल्कुल यही तो है। सदन तो संसद सांसदों की मर्जी से चलता है ना। कोई नियम बदलना होगा तो मेंबर्स ही बदलेंगे ना। ये मेंबर्स का सदन है, स्पीकर इसका मॉनिटर है, मालिक नहीं है। मालिक तो मेंबर्स हैं और आप उसको कह रहे चलो बैठो। जो व्यक्ति 5 बार का सांसद है और 3,45,000 वोट से जीत कर आया है, कैसे आप कह सकते चलो बैठो? तो ये तो बहुत ही खराब संदेश जाएगा। तो विपक्ष तो इंडिया गठबंधन के ये भी एडवांटेज होगा। कल को ओम बिरला यही ऐसी शैली अखिलेश यादव के लिए बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश में मैसेज जाएगा। कल को ऐसी शैली सुप्रिया सुले के लिए बोलेंगे तो महाराष्ट्र में संदेश जाएगा। अच्छा, वो बोलेंगे ही। कल अगर कल और अधिकांश विपक्षी सांसद जो है वो संविधान की किताब लेकर आ रहे हैं सदन में। कल ओम बिरला ज्यादा प्रमुख हो जाएंगे संविधान, जैसे आज शशि थरूर के पे हो गए, तो कह देंगे कि संविधान को लाना ही प्रतिबंधित है। तो इस तरीके के आचरण से मतलब बीजेपी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है कि जिसको कोई भी आकर पार्लियामेंट में कुछ भी बोल के चला जाए। अगर आप राहुल गांधी को इस तरीके का आचरण करेंगे तो नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट रैंक है। दूसरे अलावा इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो जी, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका मास बेस है। आप उनको बोलेंगे तो उनकी कंस्टिट्यूंसी को ही बढ़ाएंगे आप। तो मुझे लग रहा है कि अभी सदन में जो कुछ हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन बाहर बहुत होगा। सदन में क्या होता है क्या नहीं होता है तो नहीं कह सकते। और दूसरी एक आखिरी बात ये, इमरजेंसी की चर्चा हो रही है और छात्रों का आंदोलन इमरजेंसी की वजह से भी, एक कारण इमरजेंसी का ये भी था कि छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था और बहुत छोटे से कारण पे शुरू हुआ था। गुजरात के एक किसी कॉलेज के मेस के का रेट बढ़ गया था
जी। वहां से वो शुरुआत हुआ छात्रों का आंदोलन, जो कि जेपी आंदोलन में जाके तब्दील हो गया। आज तो छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। 1 साल उनका बर्बाद हो रहा है, उनकी लाइफ का, और केवल लाइफ का नहीं, उनके कंपटीशन देने की एज निकल जाएगी। बिल्कुल। मानिए कि जो 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 बच्चा, जो छात्र जिसने यूजीसी नेट का आखिरी अटेम्प्ट दिया होगा, उसका क्या होगा? जिसके पास एक भी अटेम्प्ट बचा नहीं होगा, उसका क्या होगा? चलिए, ये अटेम्प्ट तो गिन लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद नीट का जिसने अटेम्प्ट, जिसके कम बाकी होंगे, उसका क्या होगा? तो जिस तरीके से ये छात्रों का आंदोलन बढ़ रहा है, यही इमरजेंसी की सिचुएशन खड़ी कर रहा है। और उसको लेकर अगर स्पीकर, और अभी राज्यसभा चलेगी तो राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी भी कुछ ऐसे ही से उनका भी जो आचरण होता है कोई फर्क नहीं होता है, तो वो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की कंस्टिट्यूंसी को ही वो बढ़ाएंगे। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं जल्दी से राहुल लाल जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। क्या कुछ आप देखते हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक, और 29 तारीख का भी आप जिक्र कर रहे थे कि जब दिल्ली में जेडीयू की बैठक होती है तो उसके बाद से कुछ ना कुछ अलग होता है, और जेडीयू की बात आज खूब हो रही है, बिहार की बात खूब हो रही है, और वहां से लेकर सदन के अंदर और कल संसद के अंदर कल से जो कुछ होने जा रहा है उसकी तस्वीर तो हम रोज बयां करेंगे ही, उस पर चर्चा करेंगे ही। कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, बिहार और सदन की तस्वीर अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में बिल्कुल इतना अंतर संबंधित है कि सदन के भीतर के कार्रवाई का पूरा प्रभाव बिहार पे पड़ रहा है, और बिहार के चीजों का प्रभाव सीधे सीधे मोदी जी के सेहत पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि मोदी जी के चेहरे पे मुस्कान गायब है। आप सोच के देखिए कि इसमें जो बयान आपने सुनाया अश्विनी चौबे जी का, कह रहे हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी जिसमें हमारा मुखिया होगा, लेकिन फिर तब जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो किस भूमिका में होंगे? क्या वो वहां पे वो उप मुख्यमंत्री के दर्जे में आ जाएंगे? इसी तरह से कोई मंत्री पद संभाल रहे होंगे? तो ये जो पूरा एक हास्यास्पद स्थिति है बिहार में बनी हुई कि जिनके सहारे पे आप केंद्र में सरकार भी चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव के दरमियान में जब मैं गया था, प्रशांत जी बिल्कुल सही चीज कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दरमियान की परिस्थितियां थी। कई सारे लोगों ने खुल के कहा, तेजस्वी यादव ने जो पूरा नौकरी का एक रोजगार का बड़ा सा मामला बनाया है, बिहार विधानसभा चुनाव उसी मामले पे होने जा रहा है। वहां पे जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे थे राजीव जी, वो लोग खुल के बोल रहे थे कि अभी तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज कितना है वो हमारे सारे दर्शक जानते हैं यहाँ पे, और वहां पे तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि नौकरी मतलब मुझे उन्होंने दिया वो सरकारी नौकरी ही दिया, वो पकोड़ा तलने वाला नौकरी नहीं दिया राजीव जी उन्होंने। तो ये चीज बड़ी, और एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब उनके पीरियड में, जब तक तेजस्वी यादव रहे सरकार में, उस पीरियड में जो परीक्षाएं हुई बड़े ही पारदर्शितापूर्ण ढंग से हुई, नियुक्तियां बहुत शानदार ढंग से हुई, और जैसे वो सरकार से बाहर हुए बिहार भी पेपर लीक के प्रकरण में शामिल हो गया। ये नीट के संदर्भ में नहीं, बिहार सरकार की परीक्षाओं के संदर्भ में ही कह रहा हूं। नीट की परीक्षा के मामले में तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो बिहार सरकार की जो परीक्षाएं बड़ी साफ सुथरी ढंग से हो रही थी, उसके ऊपर भी पानी फिर गया। तो ये जो स्थितियां हैं, जो इस समय दो घटनाओं का हमें लग रहा है, चाहे वो एक तरह से परीक्षाओं का सही ढंग से नहीं हो पाना, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चर्चा कर रही थी, और दूसरा चीज अग्निवीर का मामला। अग्निवीर का मामला ऐसा है कि पूरा का पूरा, चाहे यूपी का क्षेत्र हो चाहे बिहार का क्षेत्र हो, वो उससे बहुत ज्यादा ही प्रभावित है वो। और इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार क्यों ये सारे बोझ अपने माथे पे लेके जाएंगे राजीव जी? नीतीश कुमार जान रहे हैं कि अगर इन बोझों के साथ वो चुनाव में गए तो उनकी बड़ी करारी हार होनी तय हो जाएगी। और पूरे चुनाव में अगर हम लोग बिहार के कैंपेन को देखें तो बिहार के कैंपेन में तेजस्वी यादव हो चाहे लालू यादव हो, उन लोगों ने नीतीश कुमार के लिए हमेशा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया, और उनके लिए लालू यादव जी ने तो स्पष्ट कहा कि हमारे नीतीश कुमार जी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तो उनके दरवाजे उन्होंने हमेशा खोल के रखे हुए हैं। जीत उन्हें मिलनी है आरजेडी और इंडिया अलायंस के साथ आने के बाद। और जो पूरा चीज मैं बोल रहा हूं कि जो दिल्ली में जब भी बैठक होती है उसके बाद वो पाला बदल लेते हैं, तो नीतीश कुमार के पाला बदलने की पूरी संभावनाएं, पूरी पृष्ठभूमि बिहार में रची जा रही है।
और वो परिस्थितियां खुद बीजेपी के लोग बनाने में भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री ने जब से शपथ लिया है, जो जिसको हम लोग एनडीए वाली सरकार कह रहे हैं, इस सरकार के इतने छोटे से कार्यकाल के बाद ही अब घटक दलों की परिस्थितियां काफी बिगड़ चुकी हैं। वो तो उन बिगड़े हुए परिस्थितियों में नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये तय बात है। राजीव जी, उसमें अगर नीतीश कुमार के पुराने मांगों को देखें, जब उस समय वो सरकार से अलग हुए थे, उसमें भी उनकी मांग ये थी कि उन्होंने आरजेडी के समक्ष और कांग्रेस के समक्ष ये मांग रखी थी कि हम बिहार का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराना चाहते हैं, और इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई थी। तो वो बिहार का चुनाव भी जल्दी कराने के लिए वो एक तरह से उनका एक मूड ये भी रहता है कि बिहार का चुनाव जल्दी करा लिया जाए। तो हमें लग रहा है ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि सबसे पहला झटका केंद्र सरकार को जो लगने जा रहा है, वो झटका उनके सहयोगी दल नीतीश कुमार जी की तरफ से ही लग रहा है, जिन्होंने कभी उनके पैर भी छुए तक नीतीश जी के लिए तमाम परिस्थितियों को बदलना बहुत आसानी में होता है और यूटर्न लेने में वो सबसे आगे रहते हैं। वो जब कहते हैं कि हमें सरकार में पूरा विश्वास है, उसी बीच में वो दूसरे दरवाजे की तरफ से आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे होते हैं। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, और कल से एक दूसरी स्थिति हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक पहला काम जो था वो हो चुका है, स्पीकर का चुनाव और उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनके भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उस पर बहस, और उसके बाद फाइनली नरेंद्र मोदी आएंगे भाषण देने के लिए 2 और 3 तारीख को। 2 तारीख को नरेंद्र मोदी भाषण देंगे लोकसभा में, 3 तारीख को भाषण देंगे राज्यसभा में, और उसके बाद राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्यवाही समाप्त घोषित की जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या इतनी ही आसानी से, जैसे अभी तक चलते आया है, जिसको चाहे उसको बैठा दिया, जिसको चाहे उसको खड़ा कर दिया, यही सब कुछ होते हुए हम ओम बिरला की तरफ से देखेंगे? क्या यही सारी चीजें हम सरकार की तरफ से देखेंगे, या यहां बदले बदले से नजर आएंगे विपक्षी दल के लोग, वो भी हम देखेंगे? तो बहुत कुछ देखेंगे आने वाले समय में, ये तय मानिए। उसी की हम चर्चा कर रहे थे, और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की सीक्रेट प्लानिंग, और उस प्लानिंग में जो सबसे बड़ी बात ये कि स्पीकर पद के लिए चुनाव न करवाकर कुछ न कुछ सीक्रेसी रखा है इंडिया गठबंधन ने, और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स जब खुलेंगे तो शायद तब तक हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के लिए बचाने के लिए बहुत पापड़ बेलने की नौबत आ जाएगी, ये तय मानिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पंकज चतुर्वेदी जी आपका, राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में 2 और साथी जुड़े थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और लगातार आप बने रहे। अभी इसके तुरंत बाद प्रशांत टंडन जी